हम मन के हारे हार मन के जीते जीत का स्वाध्याय कर रहे थे। तो हम आज इसके लास्ट थर्ड चैप्टर पे हैं और 3-4 दिन बाद ये बुक खत्म हो जाएगी, तो इसका आखिरी समरी सेशन भी होगा जैसे लास्ट बुक का हुआ था। तो एक बार हम कल रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था विवेक से जुड़ी भावुकता ही श्रेयस्कर। इसका मतलब है जो इमोशंस है, अगर वो विवेक से जुड़ जाते हैं, मतलब अगर वो विजडम से जुड़ जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इन सब में हमने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें ये बोला था कि अगर कोई मैनेजर है और अगर उसको एम्प्लॉय ने कुछ गलती कर दी, तो अगर मैनेजर ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, उन पे बहुत ज्यादा चिल्लाए, तो क्या हो गया, उन्होंने अपना इमोशंस का ठीक यूज नहीं किया। और वहीं अगर उन मैनेजर ने 1 सेकेंड लेके सामने वाले की गलती को समझ अंडरस्टैंड करके अगर उनकी मिस्टेक को सुधारा होता, तो वो गुस्सा नहीं करते। तो इमोशन सबके पास होते हैं, सबके पास अच्छे और बुरे इमोशंस होते हैं, पर उन सबको यूज करने का एक तरीका होता है। अगर हम उसको किसी जगह पे गलत यूज कर दे, तो उसका असर हम पर भी जरूर होता है। तो हमने देखा था कि ब्रेन के टोटल 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है स्मृति, दूसरा है चिंतन, तीसरा है भावनाएं, मतलब ही मेमोरी, थिंकिंग और इमोशंस। तो इन सब में इमोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा इस किताब में दिया गया था। उसके बाद हमने देखा था कि इमोशंस नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो अगर नेगेटिव इमोशंस हम पर हो गए, तो उसका रिजल्ट वैसा आएगा सेम पॉजिटिव इमोशंस। और हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस जो होता है, जो हमारे ब्रेन का सेंटर होता है, वो सारे मसल्स को कंट्रोल करता है, मतलब जो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मसल्स होता है उनको कंट्रोल करता है। और अगर कुछ भी इमोशन अगर ज्यादा निगेटिव हो गया या अ, हम उनको संभाल नहीं पाए, तो हमारी बॉडी पेन में वो सब दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमने फिर इसके एंड में डिस्कस किए थे कि हम कैसे इन सब इमोशन से बच सकते हैं या कैसे हम इन सब इमोशंस को कम कर सकते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पेज नंबर 49। भावनाएं स्नायुओं के अलावा शरीर को एक दूसरे ढंग से भी प्रभावित करती है। शरीर के रक्त में कई तत्व विभिन्न नालिका विहीन ग्रंथियों द्वारा मिलते रहते हैं। इन ग्रंथियों का पता डॉक्टर स्टेनाक ने सर्वप्रथम 1920 में लगाया था और अपने शोध परिणाम प्रकाशित किए। इन नालिकाविहीन ग्रंथियों, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है, की खोज से मानव शरीर के अध्ययन में एक नया अध्याय खुला। पूरे शरीर में ये ग्रंथियां 7 प्रकार की है, जिन्हें पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियास, गोनाड्स, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथियां शरीर के विकास, यौवन और शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भाग लेती है। तो हम सबसे पहले इन सबको समझ लेंगे। हमारे बॉडी में टोटल 7 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनको सिक्रीट करते हैं। हॉर्मोन्स मतलब ऐसे जो हमारे बॉडी के वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी के हर चीज में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, या रिप्रोडक्शन हो गया, या एनर्जी सप्लाई करना हो गया, ये इमोशंस को कंट्रोल करना हो गया, इम्यूनिटी को बनाए रखना हो गया। तो हर चीज को हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये ग्लैंड से वो डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं हमारी ब्लड वेसल्स में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस ने हमारी बॉडी पे अटैक कर दिया, तो उन सब के बचाव के लिए या अम, हमें उस इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए बॉडी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करती है। या अगर हमारे हाथ पे कभी कोई कट लग जाता है तो खून बहने लगता है, तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और वो एनर्जी सप्लाई करती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स है, ऑलमोस्ट
हर ही हमारे डेली रूटीन में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और जो हमें ओवरऑल ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल। इमोशंस के साथ हॉर्मोन्स का क्या कनेक्शन है, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे। तो इमोशंस और हॉर्मोन्स इमोशंस और माइंड के साथ भी कनेक्टेड है। जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो एड्रेनल ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो सेक्रीट करेंगे कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स। जब हमें कोई नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है या हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स है स्ट्रेस हार्मोन। तो इसका मतलब है कि जब हम कुछ गलत सोचते हैं या ज्यादा दुखी होते हैं या ऐसा सोचते हैं कि जो भी आसपास से ठीक नहीं हो रहा, हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, मतलब कॉर्टिसोल। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को एंजाइटी फील कराता है। हमें लगता है ना कि बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत अजीब सा लगता है, तो ये इसी के कारण होता है। तो धीरे धीरे हमारी इसके कारण इम्यूनिटी वीक होने लगती है। ये जो हॉर्मोन्स है ये हमें अगर कोई खतरा है तब हेल्प करते हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स है ये बेवजह रिलीज होने लगते हैं। हमारी बॉडी को लगता है कि कुछ हो रहा है बुरा, तो हमें ये हॉर्मोन्स रिलीज करना है क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है। तो क्योंकि जब स्ट्रेस होगा तभी हम डेंजर, मतलब जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा तभी हम, अगर कोई खतरा है तो उसमें हम तुरंत एक्शन ले सकेंगे। तो ये हॉर्मोन्स ऐसे ही रिलीज होते रहता है हम जब बहुत कुछ अलग अलग सोचते हैं। तो क्या करता है बेसिकली, रॉन्ग इमोशंस हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस करता है। और जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है तब हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है। सेम फॉर अच्छे हॉर्मोन्स। अगर हमने अच्छा सोचा तो गुड हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, ऐसे रिलीज होंगे कि वो हमारी बॉडी को बैलेंस करके रहेंगे, हम लोग, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तो हमें हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। तो इसमें दिया गया है, ये ग्रंथियां शरीर के विकास, यौवन और शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भाग लेती है। इनके द्वारा शरीर के 7 महत्वपूर्ण केंद्रों पर विशेष स्राव, मतलब कि हॉर्मोन्स, रक्त में मिलाया जाता है, जो शरीर के अंग प्रत्यंग में पहुंचकर उन्हें प्रभावित करते हैं। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स 12 प्रकार के होते हैं। इस विश्लेषण में अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि मनुष्य का पूरा शरीर और व्यक्तित्व हॉर्मोन्स द्वारा प्रभावित ही होता है। मतलब हमारी जो भी बॉडी है, हम लोग जो भी करते हैं वो सब हॉर्मोनल हॉर्मोन्स के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। शरीर जब किसी रोग के या कीटाणु के संक्रमण का शिकार होता है, तो उन ग्रंथियों से कुछ ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो रक्त कणों में उनसे लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं और स्वयं भी कीटाणुओं से संघर्ष करते हैं। फलतः रोग की अवस्था में शरीर एक युद्ध भूमि जैसा बन जाता है। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तब क्या करते हैं, WPC जो है वो डिफेंड करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी अ, हमारा हमारे हमारा जो शरीर है वो युद्ध भूमि की तरह बन जाता है, और इसके कारण हमें बहुत ज्यादा बेचैनी लगती है या शोक और अशांति का अनुभव होने लगता है। चिंता, भय और परेशानियों के समय एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन्हीं हॉर्मोन्स को स्रावित करने लगता है। संघर्ष उनका स्वभाव है, इसलिए कोई कीटाणु न मिलने पर वे रक्त में विद्यमान रक्षक तत्वों को ही चट करने लगते हैं। फलतः इन स्वभावों के कारण बेचैनी, परेशानी और कष्ट भी होता है। शरीर में रोगों का आमंत्रण भी मिलता है, क्योंकि शरीर की रक्षा पंक्ति दुर्बल पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर कभी भी रोगों का शिकार बन जाता है। अगर हम इसमें दिया बहुत सारा है, बट जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। इन सब इन सब चीजों का बोलने का मतलब ये है कि जब नेगेटिव इमोशंस हम लोग ज्यादा हमारे बॉडी में वो फ्लो होने लगते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगता है। और जब इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है तब हम कभी भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसी के कारण ऐसा हम लोगों ने आसपास कभी कभी बहुत ज्यादा देखा होगा कि कुछ लोग जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है
कि नेगेटिव इमोशन ज्यादा फ्लो होता है, इसके कारण हमारी बॉडी उन सबको संभालनी पड़ती है। आगे लिखा है, इसी प्रकार की भावनाओं से कुसंस्कारी मन और विकृत धारणाओं की उपज होती है। किसी भी वस्तु या घटना को उसके सही परिप्रेक्ष्य में न दिखने, जरा सी अप्रिय घटना को भी अपने लिए बहुत बड़ा संकट मान लेते हैं। अत्यधिक आत्म केंद्रित और सर्वार्थपराय जीवन व्यतीत करने के कारण इस प्रकार की दुखद भावनाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में घर कर जाती है और वहां अपना अड्डा बना लेती है। नेगेटिव इमोशंस हमें धीरे धीरे हमारे धीरे धीरे माइंड को वीक कर जाते हैं। हमें बहुत छोटी सी चीज का कभी भी बुरा लग जाता है, या हमें लगता है कि इतनी छोटी सी चीज हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है, या बहुत सारे ये हमें अफेक्ट करता है। आगे इसमें दिया है, इसके विपरीत पेज नंबर 51 पे, इसके विपरीत वस्तुओं तथा घटनाओं को उनकी यथार्थ संदर्भ में देखने और सही ढंग से सोचने समझने की आदत व्यक्ति में मंगलमय और सुखद भावनाओं को जन्म देती है। मतलब अगर कोई इंसान है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, हर चीज के बारे में खुश रहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, तो क्या होगा कि उनकी बॉडी में हमेशा अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने के कारण वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। कोई टेंशन होगा फिर भी वो उनको संभालने की ताकत रखेंगे। ऐसा नहीं है, अगर जो इंसान ज्यादा सोचता है या कम सोचता है, हर इंसान की लाइफ में अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशंस आती है। उस सिचुएशन को अगर एक इंसान बहुत ज्यादा टेंशन लेके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके हैंडल कर रहा है, तो उसकी हेल्थ बिगड़ेगी। और वही सेम दूसरा इंसान अच्छे से सोच समझ के, हंसी मजाक में अगर उन सब चीजों को हैंडल कर रहा है, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो डायरेक्टली ये सब हम लोगों की हेल्थ पे असर असर डालता है। इसी रीति नीति को अपनाने, चिंतन पद्धति का अभ्यास होने के बाद स्वभाव में सम्मिलित सुखद भावनाएं सब ओर से सुख शांति की वर्षा करती है। अगर हमने अभी ये पढ़ा, तो हम क्या बोलेंगे, कल से हम खुश रहेंगे, बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि कल का दिन अच्छा हो, परसों का दिन अच्छा ना हो। तो हम कल खुश रहेंगे, परसों हम फिर से दुखी हो जाएंगे। तो वैसे नहीं चलेगा। गुड इमोशंस भी एक तरह की हैबिट ही होती है। अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस सिचुएशन में अपने माइंड को स्टेबल रखना है और उसके बाद ही काम करना है। जब हम ये आदत खुद को लगाएंगे और हम जब ये खुद को बोलते जाएंगे, तो वो हमारे स्वभाव में आ जाएगा। और जब वो हमारे स्वभाव, हमारे बिहेवियर में उतर जाएगा, तब वो हम बिना सोचे समझे भी कर सकते हैं। तो हमें माइंड को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी भी हमें आदत लगानी पड़ेगी। आशा, उत्साह, प्रफुल्लता और प्रेम के समय ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ दूसरे ही प्रकार के हॉर्मोन्स निकालती हैं। परिणाम स्वरूप उन क्षणों में शरीर को एक विशेष सुखद आभासी अनुभूति होती है। दुखद भावनाओं के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना हो तो एक क्रोधित मनुष्य के चेहरे और हाव भाव से देखा जा सकता है। मनुष्य जब क्रोधित होता है, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें आंखों के पलक चौड़े पड़ जाते हैं, नेत्रों की सफेदी पुतलियां सुर्खों को उठती है, होठ भींच जाते हैं, जबड़ा जकड़ जाता है, हाथों की मुट्ठियां भींच जाती है और शरीर कांपने लगता है। इसी हद तक उसकी आवाज भी अस्वाभाविक होने और लड़खड़ाने लगती है। हमने ये आगे भी देखा, पहले भी देखा था, और हम अभी भी पढ़ रहे हैं कि जब किसी इंसान को गुस्सा आता है, तब उसके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। तो उसमें वही डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है। शरीर की स्वाभाविक स्थिति में होने वाले ये परिवर्तन तो बाहरी है, ये सब तो एक्सटर्नल चीजें हैं। इनके कारण तो भीतर होने वाले परिवर्तनों में विद्यमान रहते हैं, जो इनसे अधिक और घातक होते हैं। ये सब तो हो गया एक्सटर्नल, बट जो इंटरनल चीजों को अफेक्ट करता है, वो ज्यादा डेंजरस होता है। आवेश के समय शरीर के भीतरी अंगों में कई परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे सारे शरीर के खून में जमने की शक्ति बढ़ जाती है। प्रकृति इस प्रकार जैवीन रक्षा की पूर्व व्यवस्था करने लगती है। प्रकृति किन उपायों द्वारा जीवन की रक्षा के प्रयत्न करती है,
यह जानकर विस्मय विस्मय विमुग्ध हो जाना पड़ता है। खून जमने की क्रिया प्रकृति का एक रचनात्मक उपाय है। क्रोध के समय लड़ाई होने और चोट लगने की बहुत संभावना रहती है। जब कभी लड़ाई होती है तब हो सकता है कि चोट लग जाए, उसमें से खून बह जाए। स्वाभाविक है कि चोट में से खून तो बहेगा ही। प्रकृति खून में पहले ही से ही जमाव करने लगती है। अगर कुछ कट लग जाता है या कुछ हो जाता है तो हमारी बॉडी से खून निकलने लगता है। खून ऐसा तो नहीं कि वो बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, कभी ना कभी तो वो थोड़ी देर में रुक ही जाता है ना। तो वो हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है। हमारी बॉडी नेचुरली हमारी बॉडी को डिफेंड करती है, तो इसलिए वो एक सिचुएशन, मतलब एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें हमारी बॉडी हमें डिफेंड करती है, ताकि चोट लगने पर कम से कम खून बहे। इसी प्रकार रक्त परिवर्तन यह भी आता है कि उस समय श्वेत रक्त कण मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स मतलब WBC करोड़ों की संख्या में बह जाते हैं। तो घाव को भरने और और विजातीय तत्वों को शरीर में प्रवेश न होने देने का काम करते हैं। क्रोध के समय पेट की पेशियां इतनी सख्ती से ऐंठने लगती है कि उसमें कोई चीज आगे ना बढ़ने पाए। कुछ परिवर्तन इनसे भी गंभीर होते हैं, जैसे हृदय की गति तेज हो जाना और रक्त का दबाव बढ़ जाना। प्रकृति के सारे क्रोध के बाहरी अथवा आंतरिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए रचन रक्षात्मक उपाय ही है। परंतु यह उपाय कई बार घातक सिद्ध हो जाते हैं। रक्तचाप और हृदय की गति बढ़ जाने के कारण कई बार क्रोधित व्यक्ति तुरंत काल के ग्रास बन जाते हैं। रक्त में होने वाले परिवर्तन के कारण मस्तिष्क की रक्तवाहिनी नस फट जाती है। भावनाएं हर दृष्टि से जरूरी है। बिना सरस भाव संवेदनाओं के मानव जीवन कैसा। इसमें दिया गया है, ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म होने मतलब खत्म ही हो गया है। तो इसमें ये दिया है कि हर इंसान में इमोशंस होते हैं। बिना इमोशंस के इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। तो उन सब इमोशंस को हम कैसे करें, मतलब बिना इमोशंस के मानव जीवन कैसा, इसमें ये दिया गया है। परंतु अति भावुक व्यक्ति तो एक प्रकार का मनोरोगी होता है। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा भावुक है या बहुत ज्यादा सोचता है, तो उसको मनोरोगी बोलेंगे। ऐसा इसमें लिखा है। मनुष्य का सारा जीवन भावना का ही खेल है। इस तंत्र का सदैव विवेक युक्त सुनियोजन हो, विकृति न आने पाए, यह ध्यान रखा जाना अत्यंत अनिवार्य है। तो इसमें दिया गया है कि मनुष्य जो हमारी जो पूरी लाइफ है वो इमोशंस पे ही डिपेंड है। अच्छे इमोशंस, बुरे इमोशंस। एक बार के लिए अगर हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी इमोशंस नहीं है, अगर हम एक बार के लिए इमेजिन करते हैं कि हम सुबह उठे, हमें ना किसी चीज के बारे में अच्छा लग रहा है, ना किसी चीज के बारे में बुरा लग रहा है, ना हम कुछ अच्छा कर रहे हैं ना हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ कैसी होगी। एक बार सोच के देखिए। बिना इमोशंस के लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता। तो इसका मतलब है कि हम ना अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे ना अच्छा बुरा सोचेंगे। तो मतलब जो भी हमें दिया गया है या जो भी हमें ह्यूमन बर्थ जो हमें मिला है उसका कुछ भी मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इमोशंस पे ही सारी चीजें डिपेंड करती है। चैप्टर का नाम था इमोशंस अगर विजडम के साथ जुड़ जाते हैं तो कुछ बहुत अच्छा होता है। इमोशंस के साथ विवेक जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हमने डिस्कस किया था इसमें कि कैसे हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करें। सभी लोगों के आसपास सिचुएशंस होती है अच्छी बुरी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले इसमें लिया था मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में हमने उसमें जाना था कि कैसे वो हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं, कैसे खुशी के हॉर्मोन्स उन सब के बाद पैदा होने लगते हैं। तो एक रिसर्च हुई थी गायत्री मंत्र पे। तो उन्होंने क्या किया था, ये एम्स के द्वारा हुई थी। तो उन्होंने कुछ लोगों के ग्रुप्स को दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया। और तो जो एक ग्रुप था उन्होंने लगातार 3 महीने तक 3 मंथ्स तक 108 बार गायत्री मंत्र मन ही मन उन्होंने बोला था, और दूसरे ग्रुप ने कुछ भी नहीं बोला था। तो जिस ग्रुप ने ये
3 महीने तक रेगुलरली फॉलो किया, उनके बॉडी में जब जांच पड़ताल हुई, जब एनालिसिस हुआ, तो उनके बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स पैदा होते हैं जो बहुत हेल्दी है, या खुशी के हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। और उनके बॉडी में एक गाभा नाम का हॉर्मोन्स रिलीज होता है, सॉरी, गाभा नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल स्लीप और डिप्रेशन के ऊपर करता है। अगर ये केमिकल कम हो जाता है तो हमें नींद नहीं आती, हमें डिप्रेशन होता है। बट दूसरे ही हफ्ते में, गायत्री मंत्र बोलने के दूसरे ही हफ्ते में, उनके बॉडी में ये केमिकल बढ़ने लगा, मतलब उनकी स्लीप इंप्रूव हुई और उनका डिप्रेशन कम हुआ। उसके बाद उनका कंसंट्रेशन बढ़ा, उनकी एकाग्रता बढ़ी, वो काम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे थे। उसके बाद जब लगभग 5 हफ्ते बाद जब उनका एमआरआई हुआ, तब ये पता चला कि वो ज्यादा शांत है, ज्यादा जागरूक है, कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने अ, गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया था। ऐसी एक और एक रिसर्च है जिसमें एक जेल था कहीं का, अभी उसका नाम तो नहीं याद आ रहा, पर एक जेल था। तो वो जो जेलर्स थे, उनको भी 2 ग्रुप्स में सेम डिवाइड किया था। तो एक ग्रुप को कहा गया था कि आपको गायत्री मंत्र करना है, एक ग्रुप को कुछ भी नहीं करना है। तो जिस जिस ग्रुप ने गायत्री मंत्र किया था, उनमें अ, अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज हुए। उनमें जो भी क्रिमिनल साइकोलॉजी जो होती है, जो भी, जैसे क्रिमिनल लोगों की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है, वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। तो जो भी उन्होंने किया था, उन्हें वो धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था। तो धीरे धीरे जब एंड में रिजल्ट आए तो पता चला कि जो जेलर से जो उन्होंने गायत्री मंत्र किया था, उन्होंने ये जवाब दिया कि हमें ये सब करके पछतावा हो रहा है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। और उनके बॉडी में अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे, और वो ज्यादातर वेज खाना प्रेफर कर रहे थे उसके बाद। और ये लोग जैसे नॉर्मल थे वैसे थे। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस है जो हो रही है, जर्मनी में, रशिया में, अमेरिका में, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है गायत्री मंत्र पे। गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल माना जाता है। और हमें अभी ये लगना चाहिए कि बाहर के देश के लोग इतनी इतनी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और हम इस पे खुद ही ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे एंशियंट टेक्स्ट में इसका उल्लेख है। तो जब वो लोग इतनी मेहनत करके इतना रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या हम इसका पाठ करके देख नहीं सकते? आप खुद देखिए, आप खुद ट्राई कीजिए कि सच में होता है कि नहीं, कि हाँ, कि इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, खुद ही प्रूव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे आ, मेरे माइंड को ठीक करना है, जैसे एग्जांपल भी दिया था कल, कि हम हमेशा हमारी अलमारी के सामान को ठीक ठाक रखते हैं, बट हम हमारे मन के विचारों को ठीक ठीक नहीं रख पाते हैं। तो इसी का कारण हर तरह का डिसबैलेंस होता है। तो ट्राई करके देखिए, 3 महीने तक लगातार मंत्र हम लोग कर सकते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो खुद ही आप लिखिए। आप पहले क्या फील करते थे और बाद में क्या फील करते हैं, आप खुद ही डायरी में लिखिए, तो इसका क्या क्या इफेक्ट्स होंगे हमें खुद को ही पता चलेगा। उसके दूसरी बात, हॉबीज को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबीज है, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, तो आप वो सब ट्राई कीजिए। उसके कारण ही हमारा स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। आजकल सभी लोग हम लोग खुद के काम के पीछे जाते हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं, मतलब सब देखा जाए सब लोग रेस में जाते हैं। जैसे कि रेस में दौड़ते हैं, वैसे ही हम दौड़ रहे हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, रात में अपना काम करते हैं, रिपीट। तो इन सब में हमको हमारे माइंड को शांत करने का टाइम नहीं मिलता। तो बेस्ट पॉसिबल वे है सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, 15 to 20 मिनट्स कीजिए, जितना पॉसिबल है उतना कीजिए। तो दिन भर हम थोड़ा रिलैक्स होके काम कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सेम कि आप अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, और सत्संग में जा सकते हैं। अपने आसपास अगर कहीं सत्संग होता है, बहुत सारे मंदिरों में सत्संग होता है, या हमारे परिवार का अगर सत्संग होता हो तो आप जाइए, कम से कम वीक में एक बार जाइए, और कैसा लगता है वो देखिए। क्योंकि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इन सब से निकलने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। उसके लिए मेडिटेशन करना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, और स्वाध्याय करना होगा। ये सब के कारण ही हम लोग इन सब से निकल पाएंगे। तो हम लोग हर संडे, जैसे कल बताया था कि हम हर संडे मेडिटेशन स्वाध्याय शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हम सर्वे पे जाने वाले हैं। तो इस संडे तो नहीं होगा क्योंकि इस संडे शायद अमावस्या है।
तो नेक्स्ट संडे से वो स्टार्ट होगा। तो कोई भी मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग का ही रहेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा दूर रहते हैं तो कम से कम संडे को निकाल के आ सकते हैं, क्योंकि संडे को जब सब एक साथ मिलके ध्यान मेडिटेशन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो सब आइए, अगर टाइम नहीं मिलता है तो बस संडे को आइए। और उसमें सत्संग भी रहेगा, ध्यान भी रहेगा, और स्वाध्याय भी रहेगा। थोड़ा थोड़ा 1 घंटे में जितना पॉसिबल है उतना, उसके बाद हम सर्वे के लिए जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना आज का चैप्टर खत्म करते हैं। ये चैप्टर ज्यादा नहीं बचा था, लेकिन अगर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। अभी और 2 चैप्टर्स बचे हैं। आस्था तंत्र की विकृति भी मानस रोगों के लिए उत्तरदायी, और एक बचा है तनाव के कारण और उसके उपचार। आखिरी चैप्टर है तनाव के कारण और उसके उपचार, जिसमें बताया है कि स्ट्रेस के रीजंस क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो हम इस बुक को खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीक में। और इसका समरी सेशन रहेगा। समरी सेशन में सब लोग जरूर आए, अगर आपने अटेंड किया है फिर भी आए, क्योंकि एक बार सब रिवाइज हो जाता है। और सबसे निवेदन है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठा, मतलब लेकर बैठ सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो जो हम सबको ठीक लगता है वो लिखते जाते हैं, और लिखने के बाद वो हमारे माइंड में फिट हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तब हमारा माइंड उसको रिकॉल करता है। तो इसी के साथ हम आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ, इसके एक एक वीडियो लिंक है मेरे पास, जो गायत्री मंत्र की ही है। तो वीडियो लिंक जो है ना, वो एक न्यूज की है, मतलब न्यूज में ये सब बता रहे हैं जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट बताया ना। तो वो एक न्यूज एंकर है जो ये सब बता रहे हैं, तो उसकी लिंक मैं इसमें डाल दूंगी। और रिसर्च पेपर्स भी है तो उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगी। तो वो देखने के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अभी आज अपन भावनाओं पे पढ़ रहे थे सानी का, तो इसमें मुझे याद आता है साने गुरु जी का एक उदाहरण। साने गुरु जी, आप सभी को पता होगा, साने गुरु जी इतने ज्यादा संवेदनशील थे कि साने गुरु जी को दुख उनकी माँ ने उनको बहुत ही ज्यादा मतलब संस्कार दिए थे। उनका एक शाम ची आई करके किताब है। और आप अगर शाम मतलब साने गुरु जी को देखो तो बहुत ही अच्छे गुरु गुरु थे वो, मतलब बहुत अच्छे शिक्षक थे। लेकिन उनका जो एंड हुआ वो बहुत खराब हुआ। उन्होंने आत्महत्या कर की थी। और आत्महत्या क्यों की थी? क्योंकि उनको इस हमारे देश का जो दुख था वो मतलब सहन नहीं हुआ। मतलब इतने ज्यादा वो संवेदनशील थे। तो इसमें लास्ट पैरा में तुम वही पढ़ रही थी ना कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमने ये करना चाहिए कि मतलब हमें होता है, दुख होता है कि हम आजू बाजू का जब देखते हैं तो दुख होता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम दुख तो कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ उसको सुधारने का मतलब प्रयास कर सकते हैं। तो फिर दुख मतलब दुख करे, लेकिन कुछ हम सुधार सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वो चीज वहीं पे छोड़ देनी चाहिए। मतलब इतना भी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ सेंसिटिविटी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कुछ नहीं कर रहे उसको सुधार के लिए। तो फिर जब भी ऐसा कोई दुख हमारे सामने आता है, हम बहुत दुखी होते हैं, तब सोचना चाहिए कि मैं इस परिस्थिति को सुधारने के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। अगर कर सकता हूँ तो गुड, नहीं कर सकता हूँ तो वो चीज वहां पे भूल जाना है हमें। नहीं इतना सेंसिटिव होना है कि नहीं, इसको मैं नहीं सुधार सकता, ये जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन मैं अगर कुछ सुधार सकता हूँ तो फिर वो बहुत अच्छी अच्छी बात होगी। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि विवेक मतलब विजडम को, अगर हम अपन उसको संवेदनशीलता को विजडम से जुड़े तो फिर समाज का कल्याण भी हम उसके साथ हो सकता है। और गायत्री मंत्र का बहुत अच्छा सानिका ने अभी दिया। सब लोग रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका के एक साइंटिस्ट है, वो तो रेडियो पे गायत्री मंत्र लगा रहे हैं, क्योंकि वो गायत्री मंत्र लोगों को बोलने के अलावा वो चाहते हैं कि गायत्री मंत्र से वातावरण अच्छा हो और यूनिवर्स में वो वेव जाए, मतलब वाइब्रेशन जाए। तो सबको उसका फायदा हो, इसलिए वो रेडियो पे लगाते हैं। मुझे ये कहना है कि आप सभी युवा जो है वो अभी के समय में जो मतलब बहुत आप पवित्र होते हैं। और अभी जो अश्विन नवरात्रि आ रही है, बहुत ही बहुत अच्छा
9 दिन रहते हैं जिसमें हम शक्ति का अर्जन करते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि कुछ ना कुछ संकल्प आप जरूर ले। जैसे कि सोमवार से शुरू होने वाला है और हम लोग आज ही शनिवार है, कल हमारा स्वाध्याय नहीं होगा। और मतलब कैसे भी करके आप लोग संकल्प ले और कुछ ना कुछ, चाहे वो गायत्री मंत्र 24 बार लिखे या 24 बार बोले, या एक माला जप करे, 2 माला जप करे, 3 माला जप, जो भी आप कर सकते ज्यादा से ज्यादा, वो इन 9 दिनों में आप करके देखिए तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि ये विशेष समय रहता है। अपने नरेंद्र मोदी भी नवरात्र बहुत अच्छे से करते हैं, पानी पे करते हैं सिर्फ। और मतलब हर एक व्यक्ति अपने अपने तौर से अपनी आत्मा के बल को इस नवरात्र में बढ़ा सकता है। तो आप जरूर करिए। और आप देखिए, मैं भी मतलब बिफोर शादी से पहले मैंने जब अनुष्ठान में करती थी तो बहुत ज्यादा एनर्जी अपने को मिलती है। तो आप जरूर इसको ट्राई करना और इसका लाभ लेना। ओके, थैंक यू। धन्यवाद दीदी। तो हम नवरात्र भी आ रही, तो सब लोग संकल्प ले कि जो जो आप हम सबको अच्छा लगता है, कोई भी एक संकल्प कि जो भी पॉसिबल हो वो करे। और नवरात्रि में ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे 1 घंटे का ऑफलाइन एक्टिविटी, तो उसका मैसेज हम लोग डाल देंगे। इसलिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे स्टार्ट होगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद स्वाध्याय में जुड़ने के लिए। तो मैं अभी शांति पाठ कर लेंगे। ॐ यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिरभवतु। सभी को जय गुरुदेव प्रणाम। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।